नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। गुरुग्राम, अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी मेडिसिटी बनाने की तैयारी है, जहां मेडिकल के अलावा नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेज खुलेंगे। मेडिसिटी एक ऐसी परिकल्पना है जहां सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक देखभाल से लेकर सुपर स्पेशलिटी उपचार तक एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके इतर कैसी होगी उज्जैन की मेडिसिटी? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। वर्तमान में जब स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से विकसित हो रही हैं, मेडिसिटी की अवधारणा एक अनूठी दिशा प्रदान करती है। मेडिसिटी एक ऐसी परिकल्पना है जहां सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक देखभाल से लेकर सुपर स्पेशलिटी उपचार तक एक ही स्थान पर उपलब्ध होती हैं। ये विचार न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सुव्यवस्थित बनाता है, बल्कि रोगियों और उनके परिवारों के लिए अत्यधिक सुविधा प्रदान करता है। मेडिसिटी शब्द मेडिकल और सिटी के संयोजन से बना है, जिसका अर्थ है चिकित्सा सेवाओं का एक ऐसा शहर जहां स्वास्थ्य देखभाल के सभी पहलू एकीकृत रूप से उपलब्ध हों। यह एक आधुनिक चिकित्सा हब है जो उन्नत प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता और सेवाओं का केंद्र है। इसका उद्देश्य मरीजों को एक ही स्थान पर सुविधाएं प्रदान करना है। यह अवधारणा चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ साथ मेडिकल रिसर्च, शिक्षा और अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को भी प्रोत्साहित करती है। मेडिसिटी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, चिकित्सा शिक्षा संस्थान, वेलनेस और पुनर्वास केंद्र, फार्मेसी और दवाओं की उपलब्धता और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इससे यहाँ पहुँचने वालों के समय और संसाधन की बचत तो होती ही है, साथ ही उन्नत तकनीक और विशेषज्ञ सेवाएं भी उसे मिलती हैं। उज्जैन में प्रस्तावित मेडिसिटी सिंहस्थ 2028 से पहले शुरू करने की तैयारी है, ताकि सिंहस्थ में आने वाले जरूरतमंद श्रद्धालुओं को लाभ मिल सके। उज्जैन में मेडिसिटी मालवांचल ही नहीं, समूचे प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात होगी। मेडिसिटी का विचार स्वास्थ्य सेवाओं की बदलती आवश्यकताओं के लिए एक क्रांतिकारी समाधान है। ये न केवल उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं की गारंटी देता है, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाता है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ये एक ऐसा मॉडल है जो समाज की बेहतरी और समग्र विकास में योगदान देता है। उज्जैन की प्रस्तावित मेडिसिटी एक ऐसा ही मॉडल बनकर उभरेगी। आज हम मेडिसिटी जो उज्जैन में बनकर तैयार होने वाली है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कैसी यहाँ की व्यवस्थाएं रहेंगी और किस तरीके से जो मेडिसिटी के अंदर की जो चिकित्सा सेवाएं रहेंगी वो किस तरीके से रहेंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए सबसे पहले मैं आपको पैनल से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो से पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में कांग्रेस से आनंद जैन जी, बीजेपी से वानी अहलुवालिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। वर्तमान में अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो तेजी से विकसित हो रही हैं, और इसी के बीच मेडिसिटी की अवधारणा एक अनूठी दिशा कह सकते हैं हम प्रदान कर सकती है। हाँ बिल्कुल इरम, देखिए अभी भी जब मध्य प्रदेश के लोगों को बेहतर इलाज की ज़रूरत होती तो अभी कई बार देखा ये गया है कि वेदांता, गुड़गांव जो गुरुग्राम में है या अन्य जगह पर चेन्नई या तमाम जगह का राज्यों का रुख करते हैं, तमाम जगह जाते हैं, उन राज्यों की तरफ जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर अब चूँकि मध्य प्रदेश में भी देखिए मेडिकल कॉलेज तो लगातार खुल रहे हैं। अगर बात करें तो अभी तक पहले 2003 तक 5 मेडिकल कॉलेज होते थे, लेकिन अब आप सरकारी इनकी संख्या बढ़ के लगभग 30 हो गई है। इनमें 22 तो रन कर रहे हैं और 8 जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। इनके अलावा 13 मेडिकल प्राइवेट हैं, कॉलेज प्राइवेट हैं, और 12 जो हैं वो पीपीपी मोड पर उनको बनाया जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज की भरमार होने के बाद
स्वाभाविक तौर पर उसी अनुपात में सीट भी बढ़ी हैं, तो फिर उतने बच्चे भी उतने डॉक्टर्स भी तैयार हो रहे हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में जो डॉक्टर्स की जो कमी ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश में महसूस की जाती रही है, वो दूर हो पाएगी। तो ऐसे इस स्थिति में अब चूँकि एक मेडिसिटी के सेंटर की ऐसी ज़रूरत थी, जो उसको देखते हुए देखिए उज्जैन में ये इसकी शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री जो है वो इसका भूमि पूजन करेंगे, आधारशिला रखेंगे, और लक्ष्य यही रखा गया है कि सिंगस्त से पहले ये तैयार हो जाए। तो मेडिसिटी में अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज तो होगा ही, 100 सीट वहाँ पर MBBS की रहेंगी। इनके अलावा नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज भी वहाँ पर खोला जा रहा है। यानी एक ही स्थान पर एक ही कैंपस में सभी तरह की जो चिकित्सा सेवाएं होती हैं जो उससे जुड़े, चाहे वो पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, या मेडिकल स्टूडेंट्स हों, वो सब वहाँ पर तैयार होंगे। तो जाहिर बात है कि उनसे जो जुड़े अस्पताल वहाँ पर रहने वाले हैं, उन अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं वहाँ पर मिल पाएगी, और जो आधुनिकतम किस्म का जो उपचार है वो, हालांकि देखिए अब तो मध्य प्रदेश में ही काफ़ी कुछ सुविधाएं सुलभ हैं। तो लेकिन इस मेडिसिटी के माध्यम से जो है वो एक ही जगह पर जो है तमाम तरह की सुविधाएं मिलने से निश्चित तौर पर मालवांचल के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश को इसका फ़ायदा मिलेगा। एरम, चलिए आनंद जी, आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से देखा जाए मालवा को ये जो सौगात मिलने वाली है मेडिसिटी के रूप में, आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया है। अगर कोई सौगात मिलती है और जनता को हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई फायदा मिलता है तो कांग्रेस उसका स्वागत करती है। जी चलिए, वानी जी आपसे जानूंगी सर मेडिसिटी के बारे में। वानी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मेरे को आवाज मिल पा रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है वानी जी। हाँ जी, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार करूंगी, जी। दर्शकों को मैं प्रणाम करूंगी। देखिए, नवाचारों की श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी जो आगे प्रस्तावित ये योजनाओं का लाभ देना चाह रहे हैं, ये कुछ ऐसे विकास कार्य हैं जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की कल्पना और उनकी योजना पूर्वक एक ध्येय से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मेडिसिटी का जो कंसेप्ट है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल फैसिलिटीज का एक केंद्र होगा। यानी कि इस केंद्र में सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं, टीचिंग, पैरामेडिकल की जितनी व्यवस्थाएं हैं, इन्वेस्टिगेशन की जितनी व्यवस्थाएं हैं, और साथ साथ में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के लिए भी जो सुविधाएं होनी चाहिए, उनकी भी सुदृढ़ व्यवस्था होगी। आप जानते हैं कि उज्जैन में प्रति वर्ष एक बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं। सिंहस्थ आने वाला है, उसकी दृष्टि उसको नजरअंदाज करते हुए हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि सिंहस्थ के आने तक यहाँ पर मेडिकल कैपेसिटी इतनी सुदृढ़ हो जाए, बढ़ जाए कि यहाँ पर सुविधाएं मिलना सरल हो जाए, लोगों को सब कुछ एक छत के नीचे मिले। और यही कल्पना हम पूरे देश में 3-4 अन्य जगहों पर देखने जाने वाले हैं। तो हमारे लिए तो गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश की धरा पर यशस्वी मुख्यमंत्री जी उज्जैन के आसपास के जितना इलाका है, ये मालवा का इलाका, यहाँ की धरती पर लोगों को इतनी अच्छी सुविधा मुहैया होंगी आने वाले समय में। और निश्चित रूप से जहां हम आयुष मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी सुविधाएं देख चुके हैं, जैसे कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो अब नवीन लाभ भी मिल रहे हैं कि 75 वर्ष के ऊपर के आयु के लोगों को भी लाभान्वित किया है इस योजना ने। तो निश्चित रूप से कदम बढ़ाते हुए हम नवाचारों की श्रृंखला में विकास के कार्य, सुविधाओं के कार्य, जिससे कि जन जन तक अच्छे स्वास्थ्य लाभ के कार्य मिले, उनको अच्छी हॉस्पिटल और इन्वेस्टिगेशन की सुविधाएं मिले, और ये सुविधाएं उनके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, वो बहुत सरल तरीके से उन तक पहुंच पाए।
रवि अवस्थी जी, आपसे जानूंगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए उज्जैन में इस मेडिसिटी को बनाने का एक और उद्देश्य मैं जानना चाहूंगी, क्या 2028 में जो सिंहस्थ होने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर क्या इसको पहले तैयार किया जाएगा ताकि वहां आने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके? नहीं, बिल्कुल एकदम सही कहा वाणी जी ने भी। देखिए देखिए उज्जैन चूंकि जिस तरीके से धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर उभरा है, तो स्वाभाविक तौर पर लाखों की संख्या में हर महीने लोग वहाँ पर आते हैं। और फिर अब जब जाहिर बात है कि कई श्रद्धालु बीमार भी पड़ते हैं, तमाम कई बार उपचार की ज़रूरत भी होती है। और और सिंहस्थ में तो फिर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, करोड़ों की संख्या में। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर अगर ये इस तरह की सुविधा वहाँ पर होती है तो इसका लाभ निश्चित तौर पर वो बाहर से आने वाले लोगों को भी मिल पाएगा। मध्य प्रदेश के लोग तो लाभान्वित होंगे, साथ में बाहर से आने वाले लोगों को भी जो है इसकी सुविधा का लाभ मिल जाएगा। अगर बेहतर चिकित्सा सुविधा यहीं मिलती है तो स्वाभाविक तौर पर उसका एक क्यों कोई बाहर किसी को जाना पड़े, उस दृष्टि से देखें तो देखिए ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात योजना पर काम हो ही रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। मध्य प्रदेश में भी 50 मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। और कहा तो ये जा रहा है कि एक साल में ये तमाम 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, क्योंकि अभी 30 तक तो सरकारी कॉलेज पहुंच ही चुके हैं। और प्राइवेट और तमाम पीपीपी मोड के अगर मिला लिया जाए तो और ये संख्या कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं तो साथ में देखिए केवल नर्सिंग, पैरामेडिकल और मेडिकल स्टूडेंट ही नहीं, वहाँ पर और जो नेचुरोपैथी या तमाम जो योग चिकित्सा है उसकी भी सुविधा वहाँ पर रहेगी। तो ऐसे कई तरीके से मिलाकर जाने स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या और बेहतर हो सकता है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं यहाँ पर मेडिसिटी की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल आनंद जी, मालवा अंचल ही नहीं गया, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश को के लिए एक बड़ी बात है, एक बड़ी सौगात हम कह सकते हैं, समूचे प्रदेश के लिए ये एक बड़ी बात है। हाँ, तो मैं बोल चुका हूँ कि अगर ये सुविधाएं मिलती है और जो बोला है वो करते हैं हम्म। तो बड़ी खुशी की बात है। पर इसमें सवाल ये है कि जितने पुराने अस्पताल हैं उसमें अपग्रेडेशन के लिए मुख्यमंत्री जी क्या सोचते हैं? इंदौर का आज एम्बाय का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई भी साधन मुहैया ही नहीं है। बड़े बड़े अस्पताल बनाए हैं, जिलों में बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनके पास साधन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो इतना बड़ा सपना दिखाकर मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा सपना दिखाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर व्यवहारिक रूप से सफल होंगे। क्योंकि अभी तक का जो अनुभव है पिछले 20 सालों में, एम्बाय इंदौर का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अगर आप स्थिति देखेंगे तो बद से बदतर है। ऐसे ही जितने सार्वजनिक शासकीय अस्पताल है उनके पास ना दवाइयां है, ना डॉक्टर है, ना फैसिलिटीज है। तो इनके साथ साथ अगर वो भी उसको अपडेट कराएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी अगर ये जनता को सुविधा मिलती है सीएस के हिसाब से तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला। और प्रश्न चिन्ह ये है कि बातें बहुत करके बीजेपी नवाचार करके हर 15 दिन में एक नई स्कीम लाती है, तो जैसे घोषणा भी होते हैं वैसी घोषणा करती है, पर धरातल पे इसकी कोई व्यवस्था दिखती नहीं है, जिसका मैंने आपको अभी प्रश्न किया। तो क्या कृपया आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इस बारे में जरूर स्पष्टीकरण लें कि जो पुरानी व्यवस्था है, पुराने अस्पताल हैं, उनके अपग्रेडेशन की क्या व्यवस्था की है, उसके लिए कितना फंड अलॉट किया है और गाँव में उसमें कितने लोगों को फायदा मिला है, कितने लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। आप कॉलेज भले ही 50 खोल ले, 100 खोल ले, डॉक्टर अगर अवेलेबल नहीं है पढ़ने के लिए या पढ़ने के बाद अगर वो बाहर चले जाते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, वानी जी क्या कहेंगे आप आनंद जी के जवाब में? एक्चुअली जैन साहब को थोड़ा मैं अपडेट करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश ने पूरे देश में आयुष्मान योजना के लाभ देने का जो कार्य है मरीजों को, उसमें भी इतना अच्छा और उल्लेखनीय काम किया है। आज जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में जो स्पेशलिटी यूनिट है वहां पर सुविधाओं का जो श्रृंखला है उसमें आज बाईपास जैसे ऑपरेशन भी सुविधा पूर्वक होने लगे हैं पेशेंट्स को। जिन पेशेंट्स को कार्डियक सर्जरी के लाभ के लिए बाहर जाना पड़ता था, आज वो इस छोटे से शहर में उपलब्ध है। तो ये निश्चित रूप से इस सरकार की दूरदृष्टि, उसका विकल्प और उसका ये जो एक
वचनबद्ध कार्य करने की प्रणाली है, वो उससे ये उजागर होता है कि लाभ देने के कार्यों में निरंतर प्रगति कर रही है ये सरकार, और ये लाभ मिल रहा है लोगों पर। शायद जैन साहब को इसकी जानकारी ना हो या वो इसका संज्ञान न ले पा रहे हो, परंतु निरंतर लाभ मिलता जा रहा है। और ऐसी बहुत बड़ा हमारी आबादी का एक अंग है जिनको इन सुविधाओं से, आयुष्मान की सुविधाओं से जो वंचित होते थे मूल वाणी जी इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगी। आनंद जी का कहना था कि जो पुराने अस्पताल है उनके अपग्रेडेशन के लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, सरकार निरंतर अपग्रेडेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की जो इनकी योजनाएं होती हैं वो निरंतर करती रहती है। और जहां मशीनरी अलॉट होनी है, जहां कुछ नई बिल्डिंग्स बननी है, जहां कुछ और स्टाफ अलॉट होना है, आप देखते हैं कि सरकार ने अपॉइंटमेंट्स के लिए भी बोला है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स होनी है। और अगले 6 महीने से लेकर 5 वर्षों तक उन्होंने अपॉइंटमेंट्स के माध्यम में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, पैरामेडिकल स्टाफ अपॉइंटमेंट, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट, तो जहां हम सुविधाएं क्रिएट कर रहे हैं वहां हम जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं, वहां हम अपग्रेडेशन भी दे रहे हैं, वहां हम नई मशीनरीज भी अलॉट कर रहे हैं, वहां हम नए उपचार के केंद्र भी उनका भी शिलान्यास कर रहे हैं। ठीक है, रवि जी आपने सुना दोनों को, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए इरम, ये तो सही बात है कि सरकार संसाधन उपलब्ध करा रही है, लेकिन उसके अनुपात में जो है सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। देखिए, लेकिन इसमें एक बहुत बेहतर मतलब एक बात समझने की है कि एक ऐसा पेशा है, बहुत संवेदनशील पेशा है कि इसमें सरकार का, देखिए सरकार का निश्चित तौर पर दायित्व है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वो अस्पताल खोलती है, डॉक्टर अपॉइंट करती है, तमाम मशीनरी और बाकी दवाइयाँ वगैरह तमाम सब चीज़ें होती है। कल्याणकारी योजनाओं में कोई कमी नहीं है, मंशा भी सरकार की बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरा पहलू देखिए आप, जो डॉक्टर तैयार होते हैं, जो बनते हैं, जिन्हें सरकार पढ़ा भी देती है, अनुदान भी दे रही है, लेकिन और 1 साल की उनसे सेवाएं भी ली जाती है, लेकिन कई लीकेज हैं क्योंकि उनका जो है सरकारी सेवाओं के प्रति कोई मोह नहीं है। इसी मध्य प्रदेश में कई बार देखा गया है कि सरकार पद विज्ञापित करती है लेकिन कई पद आवेदन ही नहीं करते हैं, यानी उन्हें सरकारी सेवाओं के प्रति कोई रुचि नहीं है। ज़्यादातर पढ़ने लिखने के बाद जो है वो अपना प्राइवेट जॉब ज़्यादा करना पसंद करते हैं, ऐसे एक बड़ा अनुपात है इसका। तो ऐसी स्थिति में अब होता यह है कि देखिए सरकार के समक्ष तो ये है कि भाई आपको अस्पताल चलाना है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी देना है, तमाम चीज़ें हैं, अब आप मजबूर बाध्य भी नहीं कर सकते, और इतना संवेदनशील काम है कि आप अगर डॉक्टर्स को एकदम से लाइन अप कर देंगे तो फिर वो इलाज किससे कराएंगे। तो ऐसी कई स्थितियां हैं जिसके चलते सरकार कई बार समझौता भी करती है। अभी देखिए कि यहाँ मध्य प्रदेश में पढ़ाने वाले जो सहायक प्राध्यापक हैं चिकित्सक मेडिकल कॉलेज में, उनकी भर्ती की उम्र 40 से बढ़ा के 50 साल की गई है। तो अब इससे आप मजबूरी समझ लीजिए सरकार की कि कितनी मजबूरी है। इसमें देखिए सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, पश्चिम बंगाल की हो या किसी अन्य राज्य की हो, तो सबसे बड़ी दिक्कत पूरे देश में यही है इरम कि इस पेशे में जो लोग हैं वो उतना डेडिकेटली तरीके से वैसे काम नहीं करते हैं जैसे अन्य महकमों के लोग जो सरकारी अगर मान लीजिए वो किसी ओहदे पर होते हैं तो वो जाते हैं। यहाँ पर तो लोग आते हैं और बिल्कुल अपनी मर्जी के हिसाब से काम करना चाहते हैं, और आपने ज़रा कुछ कहा, अगर उन्हें दंडित किया या कुछ तरह किया तो फिर वो आपने देखा किस तरह से हड़ताल और तमाम चीज़ों पर उतर आते हैं और पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। तो ये एक बड़ा अजीब तरह की स्थिति है। इससे सरकार, और मुझे लगता है कि ये जो आयुष्मान प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना वाला जो योजना लेकर आए, ये कहीं ना कहीं उसका एक विकल्प है कि ठीक है भाई आप पैसा ले लो लेकिन इलाज करो। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अब इसमें चूंकि देखिए दोनों पक्षों को साधना मतलब संतुलन बनाकर रखना पड़ेगा। अगर डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिला है तो फिर उसे भगवान जैसा बर्ताव भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो अपनी स्वेच्छा से काम करे कि भाई जितना उसे टाइम देना उतना सरकारी अस्पताल में दे, बाकी अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठे। अगर इस तरह से रवैया रहता है तो सरकार की तो मजबूरी है कि भाई ठीक है आपको ज़्यादा से ज़्यादा शोकॉज नोटिस दे देंगे, थोड़ा बहुत एक्शन कर देंगे, लेकिन काम तो उन्हीं डॉक्टर से कराना है। तो इस मजबूरी का बेजा फ़ायदा नहीं उठाया जाना चाहिए इरम, और देखा यही जा रहा है कि ये बेजा फ़ायदा उठाने का आज मैं
मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूँगा, अब चाहे तो सरकार इसमें जांच करा ले कि जितने भी जो 1 साल की गारंटी वाले डॉक्टर्स अपॉइंट होते हैं ग्रामीण सेवा में, वो ये हालत है कि वो बीएमओ सीएमओ जो है उनको ठेका उनका लेके और उनको अपना घर बैठने के लिए कहते हैं कि भाई आप तो बस इतना पैसा हमें दो और आप अपने घर बैठ के दूसरा काम करो। तो ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में देखिए सरकार की तरफ से तो 1 साल की गारंटी सेवा रखी गई है, अपॉइंटमेंट भी किए गए, आदेश भी निकाले गए, चलिए सब हुआ। आपकी इस बात तो को मैं वाणी जी ये से जो समझ स्थितियां है जो तंत्र में जो यानी खास करके स्वास्थ्य क्षेत्र में जिस तरह की जो काम करने वालों की जो मनोवृत्ति है, मुझे लगता है उसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। ठीक जब है। तक वो नहीं वाणी सुधरेगी जी व्यवस्था नहीं बखूबी सुधर इसका सकती। जवाब बेहतर तरीके से देंगी। वाणी जी क्या बोलना चाहेंगी आप? एक छोटा सा जवाब बस, समय का अभाव है। और मैं उससे बहुत वाकिफ नहीं रखती हूँ क्योंकि सबसे पहली बात तो डॉक्टर एक वाइट कॉलर जॉब हो जाता है और बहुत जल्दी संवेदनशील मुद्रा में इसे पाया जाता है और पावर टू हार्म नहीं है डॉक्टर के पास। दूसरी चीज, जो हम बात कर रहे हैं कि आयु बढ़ा दी है, 50 साल की आयु तक कर दिया है भर्ती के लिए, एक लिमिट बढ़ा दी है, तो भाई साहब 35 साल से लगभग 55-60 साल की उम्र तक ये एक पीक काम करने का लाइफ स्पैन रहता है एक डॉक्टर के लिए, जब उसके पास अनुभव का एक बहुत बड़ा बैंक होता है, एक बहुत बड़ी पूंजी होती है जिसके आधार पे वो कार्यरत होता है। तो इस आधार पर अगर हमें लाभ मिल रहा है अनुभवी डॉक्टरों का, तो उसमें हम उसको अन्यथा ना लें। दूसरी चीज, जितनी भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उन और जितनी बढ़ती जा रही हैं, निश्चित रूप से वहां पर ऐसी सुविधाएं आज के दौर में मुहैया हो रही हैं कि डॉक्टर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सरकारी संस्थाओं में प्राइवेट से ज्यादा अच्छे उपकरण हैं और ज्यादा अच्छी सुदृढ़ सुविधाएं हैं और जहां पर विकल्प भी बहुत आसानी से मिलते हैं पेशेंट्स को। तो इन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए समय में बहुत परिवर्तन आया है और हम जो आज के दौर का डॉक्टरी पेशा देख रहे हैं सरकारी नौकरियों के माध्यम से, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। ठीक है वाणी जी, हम चलिए जी जी, बहुत शुक्रिया वाणी जी आपका भी, आनंद जैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रवि जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मेडिसिटी मालवा अंचल ही नहीं समूचे प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात साबित होने वाला है। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने इसी मुद्दे पर चर्चा करी। चर्चा के लिए पहल का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए DNA न्यूज। नमस्कार।